हाँ बेटा, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने एससीसी पैकिंग कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग बीसीसी पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं? एससीसी पैकिंग में किसी पॉइंट में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो डाउट? अच्छा अच्छा, ओके। तो देखिए बेटा, बीसीसी पैकिंग जो है ये सॉलिड में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, क्यूब में तीन तरह की पैकिंग होती है। थोड़ा तुम लोग को रिवाइज करा देते हैं 2-3 मिनट में। ठीक है। क्यूब में तीन तरह की पैकिंग पॉसिबल होती है। एक होती है एससीसी पैकिंग, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल। एक होती है बीसीसी पैकिंग और एक होती है एफसीसी पैकिंग। ठीक है, तो ये हम लोग एससीसी पैकिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एससीसी पैकिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम लोग बीसीसी और एफसीसी ये दोनों पैकिंग कवर कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें आप ये समझ लीजिए कि आईआईटी के पेपर में एक क्वेश्चन जो आता है सॉलिड स्टेट का, जैसे मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन श्योर होता है, वो इन पैकिंग में से ही आता है ना। और एससीसी पैकिंग कहने में भी सिंपल है और पढ़ने में भी सिंपल है। ठीक है, उसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लेकिन बीसीसी एफसीसी से क्वेश्चन बेटा ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा सभी लोग। बीसीसी पैकिंग जो है, इसमें सबसे पहले तो हमें लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेटिस साइट ये पता होनी चाहिए। उस पैकिंग में लेटिस साइट क्या होती है? तो बीसीसी पैकिंग में लेटिस साइट होती है ईच कॉर्नर, मतलब कि एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। किसके कॉर्नर पे? ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब, क्यूब के कॉर्नर पे, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेल क्या है? क्यूब है। तो एटम जो होंगे वो क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। और एक एटम ऐसा होगा, वन एटम प्लेस्ड एट बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, एक एटम ऐसा होगा जो क्यूब के बॉडी सेंटर पे पैक्ड होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की पैकिंग देखने को मिलती है। मतलब क्यूब के एड्रेस, ये देखिए डायग्राम में मैंने बनाया भी है, ये डायग्राम आप इसको देख सकते हैं, है ना। इस डायग्राम में समझिए एटम जो है वो क्यूब के कॉर्नर पे पैक्ड है। देखो 8 एटम आपको दिखने चाहिए, ये क्यूब के कॉर्नर पे पैक्ड है ना। और एक एटम ऐसा आपको, ये देखो बीच में देखो, ये इसके बॉडी सेंटर पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये वाला एटम जो है ना बीच में मिडिल पे, ये इस क्यूब के बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है ना। तो इस तरह से ये पैकिंग होती है बीसीसी पैकिंग में। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि एटम कहाँ पे पैक होते हैं, तो बेटा एटम कॉर्नर पे होते हैं। और एक एटम ऐसा होता है जो क्यूब के बॉडी सेंटर पे होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जेड। बीसीसी पैकिंग का जेड कितना होता है? जेड आपको याद है जेड क्या होता है? हाँ, नेट कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, गुड। जेड को हम लोग नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बोलते हैं, या फिर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, है ना। एक यूनिट सेल के अंदर नेट कितने एटम प्रेजेंट होते हैं वो हम लोग इस जेड से निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा, एटम यहाँ पे कॉर्नर पे भी है, बॉडी सेंटर पे भी है। तो पहले कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो क्यूब के एक कॉर्नर से आप मुझे बताओ, क्यूब के एक कॉर्नर से एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है ना। यस सर। ठीक है, गुड, ये सभी को याद होना चाहिए। तो एक कॉर्नर से 1/8 होता है। अच्छा, कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है, तो इतना कंट्रीब्यूशन तो कॉर्नर से आ जाएगा बेटा। 1/8 इंटू 8 मतलब 1 यूनिट के बराबर, 1 एटम के बराबर। और एक एटम पूरा का पूरा बेटा बॉडी सेंटर में आके बैठ गया है ना। अच्छा, बॉडी सेंटर पे कोई भी एटम आके बैठेगा तो उसका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब वो पूरा एक एटम काउंट किया जाएगा, कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट से लाई करेगा वो। तो इसका मतलब ये आ गया बेटा 1+1, मतलब ये 2 आ गया। ठीक है, तो बीसीसी पैकिंग का जेड कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। अब देखो ये जैसे तीन डायग्राम जो लिए हुए हैं, ये इनको भी आप देख लीजिए। ये बीसीसी पैकिंग के डायग्राम है, एनसीईआरटी के ही डायग्राम है ये।
तो इसमें जैसे ये वाला डायग्राम देखिए, तो एक्चुअल पैकिंग इस तरह से होती है बीसीसी पैकिंग, है ना, कि क्यूब के कॉर्नर पे एटम पैक्ड होते हैं, ठीक है, और जो बॉडी सेंटर पे बैठा होता है, आप इस डायग्राम से और बेटर समझ पाएंगे क्योंकि इसमें क्यूबिक यूनिट सेल भी दिख रही है। इसमें देखिए जो बॉडी सेंटर में ये बीच में बैठा हुआ है एटम, बॉडी सेंटर वाला, ये कॉर्नर के सभी एटम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो पीसीसी पैकिंग में ये भी एक कंपल्शन होता है, कंपल्सरी पॉइंट है ये सभी को याद रखना है कि जो बॉडी सेंटर पे एटम पैक्ड होता है, वो क्यूब के कॉर्नर पे जो 8 एटम बैठे हैं, इनको क्या करना चाहिए बेटा, टच करना चाहिए, टच ठीक है। करना। हाँ, तो ये हम लोग को क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात और है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था एससीसी पैकिंग में, एससीसी पैकिंग में एक बार मैं आपको वही डायग्राम दिखा देता हूँ दोबारा। एससीसी पैकिंग में आप गौर करिए कि जो कॉर्नर पे एटम बैठे होते थे, वो आपस में टच कर रहे होते थे। मतलब क्या है कि जो क्यूब के एज के अलोंग एटम होते थे, जैसे ये क्यूब की एज है, तो एक एटम ये बैठा हुआ है, एक एटम ये, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो एज के अलोंग एटम टच कर रहे थे, लेकिन ऐसा बीसीसी पैकिंग में नहीं हो रहा है। देखिए इस बात को कि क्या, देखिए बेटा, एक ही एज के अलोंग कोई भी दो एटम ले लो, जैसे ये वाली एज ले लो, तो ये वाला एटम, ठीक है, ये पूरा स्फेरिकल ही होगा ये वाला एटम, क्या ये दोनों टच कर रहे हैं एग्जैक्टली, देखो डायग्राम में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देखो थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ छोड़ दिया है ना, इस डायग्राम में देख लो कि जैसे ये दोनों एटम क्या टच कर रहे हैं, ये दोनों एटम, नो सर। है ना, नहीं कर रहे। लेकिन इस चीज को अगर आपको मैथमेटिकली समझनी है कि सर मतलब आपको हो सकता है कि ऐसा लगे पहली बार, जैसे आप कभी, ये टॉपिक हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको ये मन में आ सकता है कि सर क्यों नहीं टच करेंगे, कर सकते हैं ऐसा। तो देखो आप इसको मैथमेटिकली समझो। देखो आप क्या करो, आप ये दो एटम के अगर मान लो, सपोज एक सेकेंड मान लो कि कहीं ये टच कर, मतलब आपके मन में अगर डाउट आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि टच करने चाहिए, तो अगर ये टच करने चाहिए तो इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ए, ठीक है ना। अच्छा, और जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ कि बॉडी सेंटर वाला टच करता है ना, किसको, कॉर्नर वाले एटम को। तो देखो आप ये बताओ मुझे, ये हम लोगों ने निकाला भी था कि बॉडी सेंटर की पूरी लेंथ कितनी होती है, पूरे बॉडी डायगोनल की लेंथ A√3 होती है ना, याद है A√3 निकाला था हम लोगों ने। इसका हाफ कर दो जरा, कितना हो जाएगा, A√3/2, है ना। अब ये जो A√3/2 होगा, तो ये डिस्टेंस होगी एक, ये कॉर्नर और ये जो बॉडी सेंटर पे बैठा है, इन एटम के सेंटर के बीच का ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाले टच कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए A√2/2, A√3/2 मैथमेटिकली। और अगर एज के अलॉन्ग टच करने चाहिए तो ये A। और इन दोनों में देखो जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी, जो डिस्टेंस स्मॉलर होगी, तो वो वाले एटम्स टच कर रहे होंगे। आप ये बताओ कि ए छोटा है कि A√3/2 छोटा नंबर है, विच वन इज स्मॉलर, ए। A√3/2 स्मॉलर है, छोटा है ना। तो इसका मतलब 100% एटम सेंटर, बॉडी सेंटर के अलॉन्ग जो एटम होंगे वो ही टच कर पा रहे होंगे, क्योंकि ए डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बड़ी डिस्टेंस है, ठीक है। इसका मतलब एज के अलॉन्ग एटम टच नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। तो ये चीज हम लोग को पता होनी चाहिए, और ये कई बार क्वेश्चन में पूछ भी ली जाती है कि बॉडी सेंटर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन बीसीसी पैकिंग, तो बीसीसी पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप सीधा बोल दीजिएगा 8। कैसे बोल दिया है, क्योंकि देखो बॉडी सेंटर वाले एटम के रिस्पेक्ट में अगर देखो, तो ये अपने क्यूब के ईच कॉर्नर पे
8 एटम जो लगे हुए हैं ये सबको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। आप इस डायग्राम से देखो, क्योंकि ये इसका रियल डायग्राम है ना। ये वाला डायग्राम जो बनाते हैं हम लोग, है ना, जिसमें एटम छोटे छोटे दिखा देते हैं, वो बस सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन के लिए ऐसा करते हैं। बाकी एक्चुअल डायग्राम ये वाला, ये वाला दोनों वैसे एक ही है। तो इसमें आपको पता दिखना चाहिए कि बॉडी सेंटर वाला कॉर्नर के सभी एटम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसका मतलब बीसीसी पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। एक एटम के नियरेस्ट नेबर कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, बोलो, बात समझ में आ गई सभी को? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, गुड बेटा। अब इसमें हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि 3D लैटिस में, मतलब 3 डायमेंशनल लैटिस में ऐसे कौन से मेटल है जिनका मतलब कि जिनमें बीसीसी टाइप की पैकिंग देखी जाती है। तो बोलते हैं कि बेटा एल्कली मेटल्स जो होते हैं, एल्कली मेटल्स, लेकिन एल्कली मेटल में सभी नहीं, एक एल्कली मेटल को छोड़ दीजिएगा, किसको, लिथियम को। एक्सेप्ट लिथियम, अगर एल्कली मेटल में लिथियम को छोड़ दिया जाए तो रिमेनिंग एल्कली मेटल्स जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबोडियम हो गया, सीजियम हो गया, बेटा इन सभी में बीसीसी टाइप का ही अरेंजमेंट देखा जाता है। ठीक है, मतलब इनमें बीसीसी टाइप की पैकिंग ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ ए और आर में क्या रिलेशन होता है, जैसा कि हम लोग ने एससीसी पैकिंग में निकाला था, क्या रिलेशन आया था, ए इज इक्वल टू 2R, है ना, ये फॉर्मूला आया था ना एससीसी में। ऐसे ही बीसीसी में कोई पूछे क्या रिलेशन है, तो सीधी सी बात है कि बीसीसी पैकिंग में हम लोग क्या करेंगे भाई, एक ये कॉर्नर वाला एटम, ठीक है, और एक ये बॉडी डायगोनल आप कंसीडर कर लो, ये वाला। ठीक है, इसमें कॉर्नर वाला एटम बॉडी सेंटर वाले को टच कर रहा है। इस तरह से डायग्राम बन रहा होगा इसका, एक्चुअल डायग्राम। तो इस पूरे की लेंथ अगर आप बोलो तो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये A√3 है, अभी उन्होंने डिस्कस किया भी था। तो इसका हाफ कर दो, इसका क्या कर दो, हाफ। तो इसका हाफ कर दो तो ये कितना आ जाएगा, A√3/2, है ना। और ये एग्जैक्टली R+R, मतलब 2R के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। R+R बराबर क्या हो जाएगा, A√3/2, मतलब 2R इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आ गया, 2R इज इक्वल टू A√3/2, है ना। बोलो भाई, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो, ये डायग्राम मैंने बनाया है इधर, कि देखो एक एटम मैंने ले लिया कौन सा, कॉर्नर वाला, ठीक है। ये पूरा एक मैंने बॉडी डायगोनल कंसीडर कर लिया, ये बेटा पूरा एक बॉडी डायगोनल है मान लो, ठीक है। तो इस बॉडी डायगोनल में एक एटम बैठा होगा कॉर्नर पे, फिर एक बॉडी सेंटर पे, और फिर एक कॉर्नर पे, है ना। ऐसे ही तो एटम प्रेजेंट होंगे। अब इस कॉर्नर से सेंटर के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये होगा A√3/2, है ना। लेकिन आर के टर्म में देखा जाए, मतलब एटम के रेडियस के टर्म में, तो ये दोनों एटम आपस में टच कर रहे हैं, तो ये रेडियस मतलब इनके सेंटर के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बोल सकते हो। ये हो जाएगा 2R, है ना। R+R कितना हो जाएगा, ये पूरा 2R, और ये किसके बराबर आ जाएगा, A√3/2 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो बताओ बेटा, ये वाला फॉर्मूला आ गया, समझ में आ गया कैसे आ रहा है ये, 2R इक्वल टू A√3/2, है ना। अच्छा, कभी आपसे यस। न्यूमेरिकल में ये पूछा जाए, है ना, कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बताइए, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या फिर आपसे कह सकता है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस होती है, ये उन दो एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ली जाती है जो एटम आपस में टच कर रहे होते हैं। और टचिंग एटम के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2R होता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कैलकुलेट नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, है ना, या फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो आप समझ जाइएगा कि आपको 2R की वैल्यू बतानी है। उस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है,
2R का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ ले, कहीं भी कोई पॉइंट ना क्लियर हुआ हो तो। ठीक है, रामकृष्ण शुक्ला समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छा good। अब इसमें अब हम लोग आते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट में, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? तो देखो, पैकिंग इफिशियंसी निकालने का ये फॉर्मूला होता है जो अभी हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं, एससीसी पैकिंग में भी पढ़े थे। पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है? वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई नेट एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई नेट एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। ठीक है, तो अगर हम लोग क्यूब के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये निकालने की एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं यार, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें पैकिंग इफिशियंसी परसेंट में मिल जाएगी। अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम सभी को पता है मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। You. ठीक है, हाँ। और एक एक एटम का वॉल्यूम, अच्छा एटम को हम लोग बेटा स्फेरिकल शेप का मान रहे हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल पैकिंग है। तो एक एटम का अगर रेडियस आर है, तो एक एटम का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, है ना, हो जाएगा इतना। तो ये जो मैंने लिखा है ना 4/3 पाई r क्यूब, बेटा ये एक एटम का वॉल्यूम है, और मैंने इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दिया? जेड से कर दिया है। बीसीसी पैकिंग का जो जेड है उससे, क्योंकि देखो जेड क्या होता है? जेड हमें बताता है कि एक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक एटम का वॉल्यूम इतना, और मल्टीप्लाई बाय अगर जेड कर देंगे उसी पैकिंग से, तो उस पैकिंग में जो एटम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे होंगे, वो वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में देखो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। बीसीसी पैकिंग का जेड कितना होता है? 2 होता है, वो रख दिया। अच्छा, ए और आर में रिलेशन हम लोगों ने बेटा ये निकाला था ना, ये वाला फॉर्मूला, इससे अगर हम लोग ए बराबर निकालें तो ए बराबर आएगा 4r/√3। तो इससे ए क्यूब बताओ कितना आएगा? ए क्यूब, जल्दी से बताओ, ए क्यूब कितना आएगा? 64 R cube upon 3√3. बिल्कुल सही। तो बस ये वैल्यू यहाँ रख देंगे ए क्यूब, क्योंकि हम लोग को डिनोमिनेटर में ए क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो ए क्यूब की वैल्यू मैंने रख दी 64r³ अपॉन 3√3। फिर इसमें देखो जो कैंसिल हुआ मैंने कैंसिल कर दिया, r³ हो जाएगा पूरा ही कैंसिल। तो फाइनली ये इतना बचता है √3 पाई/8, है ना। और √3 पाई/8 अगर आप निकालोगे तो 0.68 होता है ये। इसी को पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, कई बार हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि बताओ पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, तो फ्रैक्शन हमेशा 1 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो जब फ्रैक्शन पूछे तो 100 मत करना मल्टीप्लाई, तो वो फिर इतना ही आ जाएगा। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 68% आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हम लोग को अब समझ में आना चाहिए कि अगर कोई क्यूब किसी भी सॉलिड में बीसीसी पैक्ड है, तो उसमें बताओ एटम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं उस क्यूब का? बोलो भाई, कितना परसेंट ऑक्युपाई हो रहा है? 64%, है ना। अच्छा बताओ, एससीसी पैकिंग में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे थे एटम? एससीसी पैक, हाँ बोलो बेटा, मुस्कान बताओ, एससीसी पैकिंग में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे थे एटम? Sir, 52. है ना, 52%, ठीक है ना। अच्छा, और अभी बीसीसी में निकाला तो ये आ गया कितना? 68%। तो कभी आपसे कंपेयर कराया जाए, बताइए कि आउट ऑफ एससीसी एंड बीसीसी पैकिंग, विच पैकिंग इज मोस्ट इफिशिएंट, विच पैकिंग इज मोर एफिशिएंट, है ना। तो किसको बोलेंगे कि कौन सी पैकिंग ज्यादा इफिशिएंट है?
है ना, बीसीसी पैकिंग एससीसी पैकिंग की कंपैरिजन में ज्यादा इफिशियंट है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि इफिशियंट ज्यादा है? देखो, बोलते हैं कि जिस सॉलिड में वायर्ड स्पेस जितना कम होते हैं, वो सॉलिड उतना ही थर्मली स्टेबल होता है ना। तो बोलते हैं कि वो सॉलिड उतना ही थर्मली स्टेबल है, मतलब वो है ना मोर इफिशियंट सॉलिड है ना। जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा इफिशियंट है। ठीक है। तो एससीसी पैकिंग में परसेंटेज आ रहा था पैकिंग इफिशियंसी का 52%। उसमें अगर कोई पूछे वैकेंट स्पेस कितना है तो वो 48% है। और बीसीसी पैकिंग में 68% आ रहा है, इसमें वैकेंट स्पेस निकालोगे तो कितना आएगा? 32% आएगा। तो देखा जाए तो बीसीसी पैकिंग में जो वैकेंट स्पेस है या इम्पटी स्पेस है बेटा, वो क्या है? कम है। एससीसी पैकिंग में ज्यादा जगह खाली थी क्यूब के अंदर, लेकिन इसमें जगह मतलब ऐसा नहीं कि पूरी भरी हुई है, क्योंकि एटम स्फेरिकल है तो पूरा वॉल्यूम तो नहीं ऑक्युपाई कर पाएंगे, लेकिन अभी भी 32% जगह खाली पड़ी हुई है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए हम लोगों को। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम लोगों ने बात किया कितना होता है, 8 होता है। ठीक है। और ये समझ में आ गया 8 कैसे आ रहा है? बोलो, कोई समझाओ मुझे, कोई मुझे समझाए 8 कैसे आया। कौन समझाएगा? अस्मित बताओ बेटा, अस्मित 8 कैसे आया ये? सर उसके नियरेस्ट एटम जो है जिनके साथ भी वो टच कर रहा है वो 8 है। ये बीच में है तो सारे कॉर्नर्स पे लगे होंगे। हाँ, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो इसमें देखो, हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स विद रिस्पेक्ट टू एन एटम, है ना। तो उसमें अब जो बीच में बैठा है ना बॉडी, उसके रिस्पेक्ट में देखना आसान है। वो बीच में जो बैठा हुआ है वो कॉर्नर पे लगे हुए 8 एटम को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें नीचे एक छोटी सी टेबल देखो बनाई है, टाइप ऑफ नेबर डिस्टेंस नंबर। ठीक है। देखो, नीरेस्ट टाइप ऑफ नेबर में सबसे पहले तो बेटा आता है नीरेस्ट नेबर। और नीरेस्ट नेबर बीसीसी पैकिंग में कितनी डिस्टेंस पे होते हैं? तो नीरेस्ट नेबर के बीच की डिस्टेंस होती है A√3/2R। मतलब मैंने बताया था आपको नीरेस्ट नेबर डिस्टेंस बेटा 2R ही होती है। और अभी हम लोगों ने निकाला भी कि बीसीसी पैकिंग में 2R कितना होता है? A√3/2 होता है। इसलिए वो नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस क्या हो गई? A√3/2। और इस डिस्टेंस पे एक एटम के सराउंडिंग में कितने एटम होते हैं? तो पूरे पूरे 8 होते हैं। अब अगर आपसे पूछा है कि नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, तो देखो, बोलते हैं कि A√3/2 से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस होती है ए बीसीसी पैकिंग में। तो इसमें ये देखो, हम लोग डिस्कस किया था ए डिस्टेंस पे एटम कौन से होंगे? ये जो एज के अलोंग लाई कर रहे हैं, है ना। एज के अलोंग जो एटम लाई कर रहे हैं वो ए डिस्टेंस पे होंगे। लेकिन ये एज एज के अलोंग जो एटम लाई कर रहे हैं वो आपस में टच नहीं कर सकते हैं, है ना। वो नॉन टचिंग होते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं। तो है ना, ये तो हम लोग निकाल चुके थे ना कि ये डिस्टेंस कम है इसलिए ऐसा होता है। और ए डिस्टेंस पे कितने एटम आते हैं? 6 आते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एससीसी पैकिंग में आया था। एससीसी में ए डिस्टेंस पे कितने एटम आए थे? 6 आए थे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर अगर अभी पूछा जाए तो वो डिस्टेंस होती A√2। और A√2 पे कितने एटम होते हैं? वो होते हैं 12। और ये आप इस साइकिल की हेल्प से याद कर सकते हो, ऐसे 6 8 12। इसमें 6 के बाद हमेशा 12 आता है, 12 के बाद 8 आता है। अब जैसे बीसीसी पैकिंग में स्टार्टिंग हो रही है 8 से, क्योंकि बीसीसी पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 8। तो 8 के बाद नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का नंबर क्या हो गया? 6। 8 के बाद देखो क्या आया? 6। और 6 के बाद देखो क्या आया? 12। है ना। तो आप केवल ऐसे ही ये सर्कल याद कर लो कि सर्कल में 6 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 8 आता है।
है ना। एससीसी पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। तो आपसे पूछा है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं, तो वो 12 हो जाते हैं, है ना। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट कितने हो जाते हैं, वो 8 हो जाते हैं। तो इससे कभी आप भूलोगे नहीं, मतलब आप जल्दी कभी रिकॉल करना हो ना तो इससे रिकॉल कर लेना। लेकिन ये एफसीसी में फेल हो जाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट एफसीसी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो बताऊंगा मैं। ये केवल आप एससीसी और बीसीसी के लिए लगाना, ठीक है। एससीसी और बीसीसी के लिए। अब देखो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को चलो करते हैं हम लोग, है ना। बोलो भाई। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आप मुझे मतलब क्वेश्चन आप ही मुझे बताओगे, देखो मैं नहीं इसमें कुछ बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों से ही मुझे सॉल्व कराना है, और जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा मुझे। देखो पहला क्वेश्चन बी वन। बी वन क्या कह रहा है, बी वन कह रहा है बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ। मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस समझ रहे हो किसको कह रहा है, बीसीसी पैकिंग, है ना। इसी को तो शॉर्ट में बीसीसी बोलते हैं। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो कह रहा है कि बीसीसी लैटिस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बोलो भाई। अभिज्ञान बताएगा। सर 8। 8 होता है। हाँ। तो बस ये बहुत मतलब कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है उसने हम लोगों से, ठीक है ना। अगर मुझसे पूछता कि नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर्स बताओ, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होता भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप लोग ऐसे ही याद रखोगे, 6 8 12 ऐसे याद कर लो। एससीसी पैकिंग का 6 होता है, बीसीसी का 8 होता है, एफसीसी का 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऐसे याद रखो, 6 8 12, ठीक है। बाकी उसके आगे वाले पूछे तो वो सर्कल वाला फंडे से याद कर लो कि 6 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 8 आएगा, इसी ऑर्डर में चलेगा। तो चलो भाई ये तो तुम लोग ने बता दिया भाई। अब तो आ जाओ बी टू वाला। बी टू क्या कह रहा है, आयरन हैज बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। उसने आपको एक बात बोली है क्वेश्चन में कि जो आयरन एटम है उसमें बीसीसी पैकिंग हो रही है, एक आपको हिंट दे दी है, ठीक है। अच्छा, बीसीसी पैकिंग मतलब एटम क्यूब के कॉर्नर पे होंगे और एक आयरन एटम बैठा होगा बॉडी सेंटर पे, ठीक है। फिर कह रहा है द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज फाउंड टू बी 286। एज लेंथ मतलब समझ रहे हो, एज लेंथ को ए बोलते हैं। कभी भी एज लेंथ बोले ना सॉलिड स्टेट में, तो वो क्यूब की एज लेंथ होती है, यूनिट सेल, है ना। यूनिट सेल की एज लेंथ हम लोग क्या मान के चलते हैं इसमें, ए मान के चलते हैं ना। तो ए दे दिया है। तो कह रहा व्हाट इज द रेडियस ऑफ आयरन एटम। बताओ भाई ये कौन बताएगा, चलो मैं जिससे सर पूछता हूँ वही सर सर मैं बताएगा। बता। है कितना आ रहा है, 120, 4 124 आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो इसमें बताओ, अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें। 2r is equal to a root 3 by 2. 2r = a√3, अभी जो हम लोगों ने डिराइव किया है ना। क्योंकि बीसीसी पैकिंग में आर और ए में बस यही एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो ए की वैल्यू दी है, ए रख देंगे हम लोग। और बेटा रेडियस पूछ रहा है आयरन एटम की, तो आर यहाँ पे रेडियस ही तो है आयरन एटम की, तो बस ये निकाल देंगे, ठीक है। तो आप निकाल लेना, देखो कितना आ रहा है, मुझे आंसर इसका पता नहीं क्या है, आप देख लेना, ठीक है ना। ये वैसे सीट का ही क्वेश्चन है, सीट का सेक्शन बी का ही क्वेश्चन है सारे, ठीक है। बोलो भाई। अब इसमें सेक्शन बी थ्री में क्या मतलब क्वेश्चन नंबर बी3 क्या कह रहा है, ए मेटल क्रिस्टलाइजेज इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। देखो कह रहा है कि एक मेटल है, वो बीसीसी पैक हो रहा है, बीसीसी पैकिंग हो रही है उसमें, और एज ऑफ यूनिट सेल इज 5.2। देखो एज मतलब समझ रहे हो, एज मतलब ए की वैल्यू दे दी उसने, ठीक है। एज लेंथ कितना दे दिया, 5.2 एंगस्ट्रॉम।
तो आपसे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर। ये क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर, ये बताओ क्या पूछ रहा है, कोई बताएगा मुझे इस क्वेश्चन में? नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस कितनी होती है? A√3/2। A√3/2, गुड, है ना, क्योंकि नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस 2r होती है ना। किसी भी पैकिंग में बेटा कोई भी पैकिंग हो, आपसे कभी पूछे कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर, आप समझ जाना आपको आर नहीं निकालना है, आपको 2r निकालना है वहां पे। और बीसीसी पैकिंग की बात हो रही है, उसने पहले ही बोल दिया है कि जो मेटल है वो बीसीसी पैक्ड है, तो भैया 2r बराबर कितना हो जाएगा, A√3/2। अच्छा ए की वैल्यू दी है बेटा, ए रख देना आप, तो 2r आ जाएगा, है ना। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। पक्का हो जाएगा? यस सर। कितना 4.5 आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़ी जल्दी कैलकुलेशन करते हुए। अब इसमें आ जाओ B4। B4 क्या कह रहा है, देखो B4 कह रहा है एट रूम टेम्परेचर पोलोनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक प्रिमिटिव सेल। ये क्या बोल रहा है, क्यूबिक प्रिमिटिव सेल, ये कौन सी सेल होती है? तो हम लोग कहीं पढ़ा है ये कहीं, प्रिमिटिव सेल? ये एससीसी पैकिंग को बोल रहा है, ठीक। प्रिमिटिव पैकिंग जो होती है वो एससीसी होती है बेटा, प्रिमिटिव पैकिंग जो होती है, प्रिमिटिव पैकिंग बोले, प्रिमिटिव सेल बोले, मतलब वो एससीसी पैकिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो भी मेटल है वो एससीसी पैक्ड हो रहा है, ठीक है, उसका कहने का मतलब ये है। पोलोनियम मतलब पोलोनियम एससीसी पैक्ड हो रहा है। फिर कह रहा है एजलेंथ इज 3 एंगस्ट्रॉम, एजलेंथ मतलब ए इज इक्वल टू 3 एंगस्ट्रॉम दिया, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल डेंसिटी ऑफ पोलोनियम। अब बताओ डेंसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं? डेंसिटी होता है जमाना ए क्यूब। डेंसिटी के लिए बेटा एक ही फॉर्मूला है पूरे सॉलिड स्टेट में, जमाना ए क्यूब। और अभी हम लोगों ने एजलेंथ बताई है, एजलेंथ कितनी निकाली थी, 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो हमें पता है, और पैकिंग एससीसी है, एससीसी पैकिंग का जेड कितना होता है, एससीसी पैकिंग का जेड होता है 1। तो जेड की वैल्यू हम लोग कितनी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1। अच्छा पोलोनियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है ना, हाँ देखो दिया हुआ है, पोलोनियम का एटॉमिक मास दिया 207, ये रख देंगे। अच्छा ये देख लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप हमेशा ये जरूर देख लेना कि डेंसिटी की यूनिट क्या है, क्योंकि जिस यूनिट में बोलेगा फिर आपको बेटा उसी यूनिट में आंसर लाना पड़ेगा। तो इसमें देखो आप चारों ऑप्शन में यूनिट क्या, एएमयू पर एंगस्ट्रॉम क्यूब, मतलब बड़ी चालाकी से पूछ रहा है आपसे वो, डेंसिटी किसमें पूछ रहा है, एएमयू पर एंगस्ट्रॉम क्यूब। इसका मतलब आप मुझे बताओ कि आपको मोलर मास, देखो जेड की कोई यूनिट होती नहीं बेटा, है ना, जेड तो नंबर होता है। मोलर मास जो है वो एएमयू में लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? यस सर। ठीक है। और एजलेंथ किस यूनिट में लेना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम में। तभी तो डेंसिटी किस यूनिट में आएगी, एएमयू पर एंगस्ट्रॉम में, है ना। अच्छा हमें उसने पोलोनियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है ग्राम में, कितना दिया, 207 ग्राम, 207 दिया है। अब मुझे कोई बताए कि इसको एएमयू में कैसे कन्वर्ट करें, ग्राम में इतना है तो एएमयू में कितना, कैसे कन्वर्ट करें? 12 से डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड करें? बेटा आवाज नहीं आ रही, कितने से डिवाइड करना है बोला है आपने? सर 12। 12 से, क्यों 12 से क्यों डिवाइड? सर क्योंकि कार्बन 12 एटम के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो सर उसी का 1/12 होता है, तो 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में निकालते तो हैं, लेकिन वो एक एमयू में 12 ग्राम थोड़ी ना आते हैं। देखो मैं एक रिलेशन आपको बताता हूँ, रिलेशन बिटवीन, ये लिख लो बेटा अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं,
लेकिन कई बार हम लोग को काम आएगा ये फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड ग्राम। एएमयू भी मास की यूनिट है, एएमयू मास की सबसे छोटी यूनिट होती है ना, और ग्राम भी मास की यूनिट है, लेकिन एएमयू ग्राम में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन होता है 1 एएमयू इक्वल टू 1/Na ग्राम। ये याद कर लो आप, ये बहुत सिंपल भी याद करना है। वैसे तो इसकी वैल्यू आप रखोगे तो एग्जैक्ट निकाल भी सकते हो भाई। एवोगैड्रो नंबर एन यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर ही बेटा, और 1/एवोगैड्रो नंबर करोगे तो ये आ जाएगा 1.666 आता चला जाएगा, तो 1.67 और 10⁻⁻24 का, है ना। लेकिन ये वाला याद रखने में थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। ठीक है, तो देखो अगर आपको ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे मुझे ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है, AMU में, तो बेटा ग्राम को AMU कन्वर्ट करना है तो मुझे Na से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, Na से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब उसका जो एटॉमिक मास जो दिया हुआ है पोलोनियम का 207 ग्राम है, तो अगर मैं AMU में लिखूंगा तो 207 मल्टीप्लाई बाई Na AMU। बोलो भाई, अब ये किसमें आ गया, AMU में। अब ये वैल्यू बेटा रख दो बेटा, ये इक्वेशन नंबर मान लो इसको, कुछ 1 मान लो, तो डेंसिटी देखो, डेंसिटी बराबर जेड बेटा 1 हो जाएगा, और एटॉमिक मास 200 इंटू Na डिवाइडेड बाई Na पहले से ही था फॉर्मूले में, और ए क्यूब, ए कितना दिया 3 एंगस्ट्रॉम, तो हाँ 3 का कर दो क्यूब, तो Na क्या हो गया, कैंसिल, तो 203 का क्यूब कितना होता है 27। ये आंसर आना चाहिए 207/27 दिया हुआ है कहीं। टू 207 इसको कैंसिल कर दिया क्या, अच्छा ये कैंसिल भी हो जाएगा ना, 3 से कैंसिल हो रहा है ना। हम्म, तो कर दो कैंसिल, कितना बचेगा, 23/3। 23/3 है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, 9 से कैंसिल हो रहा है प्रोग्राम, तो ये आ गया फाइनल आंसर। देखो यही है, 23/3 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में है ये देखो। ठीक है, बोलो भाई, है ना। यस। Yes. देखो आपको मैं क्या करूंगा, देखो आपको मैं जो बेसिक मोल कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, जैसे ये जो पार्ट होता है ये, वैसे तो 11th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है शुरुआत में, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट में, लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, या पढ़ा भी होगा तो भूल गए होंगे। 1 साल हो गया पूरा 11 पढ़े हुए, और 11 भी ऑनलाइन पढ़ा है आप लोगों ने तो है ना, कितना इफेक्टिव पढ़ा है, ये भी है, नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए आप लोगों ने, ये सब चीजें भी इनको माने रखती हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा अभी, मैं 11th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ अभी मॉर्निंग में, है ना। मैं 11th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा भी रहा हूँ एक बैच में, तो मैं उसके जो वीडियो लेक्चर हैं मैं अपलोड कर दूंगा आपके गूगल क्लासरूम में। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप देख लोगे तो आपको ये सब चीजें में दिक्कत नहीं होगी, जैसे जो यूनिट है, ये सब बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। ठीक है, मतलब ये आनी ही चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपको ये सब मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं ये चीजें आती ही रहती हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग कंसंट्रेशन के टर्म तो पढ़ ही चुके हैं, मोलरिटी मोल फ्रैक्शन ये सब तो कवर हो गया था, Yes. यस। Yes, है sir. ना। हाँ, लेकिन जो ये छोटी मोटी बातें हैं ये सब, AMU क्या होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं,
इम्पीरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते, लिमिटिंग रीजन क्या होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग 5-6 वीडियो है, ज्यादा नहीं है, तो वो आप बोलो तो मैं शेयर कर दूंगा। तो आप लोग जब भी टाइम मिले आपको, 1 बाई 1, हाँ लेकिन ये ध्यान रखना कि पहले नंबर 1 वाला देखना, 1 के बाद 2 वाला देखना, ऐसे देखोगे तो फिर सारे सीक्वेंस में है वो। ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें फिर दिक्कत भी नहीं आएगी। हाँ ये कर देंगे कि जैसे मोल कॉन्सेप्ट में एक तुम लोग को सीट भी मिली होगी, मिली मोल कॉन्सेप्ट में सीट, यस Yes, sir. है ना। तो उसमें ऐसा करेंगे कि हम एक वीक में 3 वीडियो भेज देंगे, इकट्ठे नहीं भेजेंगे, नहीं तो आप इकट्ठे आप लोग देखोगे नहीं, मुझे पता है। ठीक है, एक वीक में, 1 वीक में 3 वीडियो में भेज दूंगा, तो 2 वीक में 6 वीडियो हो जाएंगे, और 6 वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो 2 वीक में आप, अच्छा एक वीक में 3 वीडियो देखने में आपको टाइम भी इतना नहीं लगेगा, है ना, बोलो भाई। एक वीक में 3 वीडियो नहीं देख पाओगे। फिर 1.5 घंटे की होगी, हाँ क्या कह रहे हो। तो 1.5 आवर की होगी ना। अरे आवाज, माइक बहुत ज्यादा वैसा हो रहा है आपका। तो 1.5 आवर की होगी ना वीडियो भाई। हाँ क्लास की टाइमिंग तो सभी बैचों में उतनी ही होती, 1.5 आवर उतना ही रहता है। वो 5-10 मिनट प्लस माइनस और मान लो, ठीक है, तो उतना ही टाइम का रहता है। लेकिन उसमें आप क्या करना है कि थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना है। जैसे उसमें स्पीड का ऑप्शन होता है, तो उसमें 1x में नहीं देखना आप 1.25x, या फिर अगर आप जल्दी समझ सकते हो तो 1.5x में देख लेना, सबसे बढ़िया रहेगा कि 1.5x में देखो। लेकिन ये कि अगर आपको लगे कि नहीं इसमें थोड़ा जल्दी है, तो 1.25 एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, 1x में थोड़ा सा बहुत देखने में हो सकता है कि लगे आपको कि टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वही 1.5 घंटे का वीडियो आप 45 मिनट में भी खत्म कर सकते हो, 45 या थोड़ा सा 50-60 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वो जो बेसिक वाली चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और उसकी सीट फिर मैं डिस्कस, जब आप सारे वीडियो देख लेना और सीट उसका लगा लेना, तो उसकी क्वेश्चन भी उसके मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा आप लोगों से, है ना। ठीक रहेगा, बोलो ओके भाई। सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा, क्योंकि वो यस पहला सर। चैप्टर है और कहीं ना कहीं आता ही रहता है, सब चीजें हैं बहुत छोटी छोटी चीजें, उसमें बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी पहले से भी, लेकिन जो नहीं आती है वो वाली आप समझ लीजिएगा। अब देखो B5, देखो B5 क्या कह रहा है। B5 कह रहा है लिथियम क्रिस्टलाइजेज इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। इसमें कह रहा है लिथियम जो है वो बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस पैक है, मतलब सीधे सीधे बोल दिया कि BCC पैकिंग है ना लिथियम में। फिर कह रहा है हाउ मेनी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डज ईच लिथियम हैव। बताओ भाई क्या होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पूछ रहा है। लिथियम BCC पैक्ड है ना, और वो आपसे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पूछ रहा है। BCC पैकिंग में नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स का नंबर कितना होता है। तो ये 6 होगा ना भाई। नियरेस्ट नेबर A√3 डिस्टेंस पे बनते हैं, उनका नंबर 8 होता है। वो नियरेस्ट नेबर देखो नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ए डिस्टेंस पे लाई करते हैं पीसीसी पैकिंग में, और उनका नंबर बेटा 6 के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 6 A हो जाएगा। बोलो भाई। तो देखो सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल होते बहुत छोटे हैं, आपने देखो 5 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन सब में बस छोटा छोटा फॉर्मूला ही लग रहा है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही ओरली हो रहे हैं, उसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है आपको, है ना। तो ये थोड़ा सा फायदा होता है इस चैप्टर में, मतलब कि क्वेश्चन बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को। Yes, sir. देखो बेटा,
अब इसमें नेक्स्ट पैकिंग है एफसीसी पैकिंग। एफसीसी बोलते हैं फेस सेंटर पैकिंग को। फेस सेंटर में देखो लैटिस साइड क्या होती है, फेस सेंटर में एटम कहाँ पे पैक होते हैं, तो इसमें बोलते हैं लैटिस साइड कॉर्नर्स एट प्लस एट ईच फेस सेंटर ऑफ क्यूब। इसमें जो एटम होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं, है ना, एज वेल एज ईच फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर पे तो होते ही हैं, लेकिन ईच फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, हर एक फेस के सेंटर में। अब जैसे ये डायग्राम आप देख लो तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, एफसीसी पैकिंग कैसे दिखती है। तो इसमें देखो 8 एटम तो आपको दिखेंगे, ये कॉर्नर वाले, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये कितने हो गए, काउंट करो, रेड वाले 8 हो गए, ठीक है। और अब देखो हर एक फेस के सेंटर में भी एक एटम बैठा है। जैसे देखो ये वाली एक फेस है, ये वाली फेस देखो जो राइट साइड है, इसके फेस सेंटर पे एक एटम ये बैठा है। ऐसे एक सामने वाली फेस सेंटर में, फिर ये जो ऊपर वाली जो छत है, मतलब कि ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखो ऊपर ही फ्लोर में बैठा हुआ है। एक ये बॉटम में देखो, ये बॉटम वाली फेस में सेंटर पे, एक ये सामने वाली फेस सेंटर पे ये देखो है, फिर एक ये वाली फेस सेंटर, देखो हर एक फेस सेंटर पे एक एटम बैठा हुआ है। 6 फेस होती है। अच्छा, क्यूब में अगर आप देखो 3D में ये डायग्राम एक्चुअली ऐसा लगता है देखने में, है ना, इसका एक्चुअल डायग्राम ये है। लेकिन ये बनाना, आप समझ रहे हो कि इसको कोई बोले कि कॉपी में बनाओ ये डायग्राम या ये वाला, तो ये बनाना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं बना सकता आसानी से। तो ज्यादातर हम लोग एटम छोटे छोटे दिखा देते हैं, तो कई बार आपको ऐसे डायग्राम ऐसा भी पैक करके शो किया जा सकता है। तो ये सिंपलेस्ट डायग्राम है, लेकिन एक्चुअल डायग्राम ये दोनों है। अब इसमें एफसीसी पैकिंग का जेड की बात करते हैं कि जेड कितना आता है। जेड मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो पहले बेटा हम लोग कॉर्नर के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो एक कॉर्नर से एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1/8, 1/8 इंटू 8, इतना कॉर्नर से आ जाएगा। फेस सेंटर से एक एटम का कितना होता है, हाफ, वो नंबर ऑफ फेस से कितनी होती है, 6, तो फेस सेंटर से कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 6 मतलब 3, और ये आ गया कॉर्नर से 1, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4, मतलब इसका एफसीसी पैकिंग का जेड कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी था 1 2 का 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, एक ये ऐसे कोई गाना भी है ना, 1 2 का 4, तो ये याद रखना 1 2 का 4। एससीसी का 1 होता है, बीसीसी का 2 होता है, एफसीसी का 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, ठीक है। बोलो याद रहेगा कि नहीं, यस सर। है ना, एससीसी का 1, बीसीसी का 2। देखो मैं आपको याद कराता जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद ही हो जाए, क्लास में याद हो जाए। एससीसी का 1, बीसीसी का 2 और एफसीसी का 4, ठीक है। फिर इसमें देखो रिलेशन एक हम लोग निकाल, जैसे हम लोग अभी हर एक पैकिंग में यही सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम, यहाँ पे भी हम लोग को एज लेंथ मतलब ए और रेडियस ऑफ एटम मतलब आर में रिलेशन निकालना है, ए ओ आर में। तो इसके लिए देखो मैंने एक फेस ये बनाई है ना, देखो दिख रहा है आपको स्क्रीन में, ये क्यूब की, ये एफसीसी पैक्ड क्यूब की एक फेस दिखाई जा रही है। इसमें आपको 4 एटम फेस के कॉर्नर पे दिख रहे होंगे, ये 4 है ना, और एक एटम ऐसा है जो कहाँ बैठा हुआ है, ये फेस सेंटर में, ये फेस सेंटर पे बैठा हुआ है। और एफसीसी पैकिंग में बोलते हैं जो फेस सेंटर वाला एटम होता है ना बेटा, वो अपनी फेस के चारों कॉर्नर वाले एटम को टच करता है। नहीं समझ में आए, जो फेस सेंटर वाला एटम है ये चारों को टच कर रहा है, लेकिन अभी भी कॉर्नर वाले क्या टच कर रहे हैं, एक दूसरे को,
कॉर्नर वाले एटम क्या टच कर पा रहे हैं? लो, नो है ना? सर। नहीं, नहीं कर रहे हैं, है ना? कॉर्नर वाले नहीं कर रहे हैं, ये केवल फेस सेंटर वाला टच कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम लोग निकाले रिलेशन ए और आर में, तो देखो ये पूरा एक मैंने ये बनाया है फेस डायगोनल, इसको आप बोल सकते हो ये फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल की लेंथ होती है पूरी, कितनी होती है? a√2। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? a√2। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना है? a√2। अच्छा, इसका अगर आप आधा कर दो, हाफ कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा a√2/2, है ना? और ये किसके बराबर हो जाएगा? r+r, मतलब ये 2r के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या आ गया? 2r = a√2/2। क्या रिलेशन आ गया? ये देखो 2r = a√2/2। अब वो 2 से √2 कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 2r = a/√2, है ना? ये वाला लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, सिंपलेस्ट वाला। वैसे दोनों एक ही, ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। और इसमें कोई पूछे कि नीयरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस कितनी होती है एफसीसी में, तो नीयरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस 2r होती है। और यहाँ पे बेटा 2r की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? a/√2 के बराबर आ रही है। इसका मतलब एफसीसी पैकिंग में नीयरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस कितनी हो गई? a/√2। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला काम का है बेटा, क्योंकि कई ये डायरेक्ट लगते हैं ये फॉर्मूले सभी। और बेटा अब इसमें देखो पैकिंग इफिशियंसी देखो निकालना है। पैकिंग इफिशियंसी निकालने का वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, देखो क्या, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय नेट एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। अच्छा, एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो देखो एक एटम का वॉल्यूम लिख दो पहले आप, और इनटू जेड से मल्टीप्लाई कर दो एफसीसी पैकिंग के जेड से। और एफसीसी पैकिंग का जेड कितना होता है? अभी निकाला हमने, 4 होता है, 1 2 का 4, है ना? 4 होता है। तो एफसीसी पैकिंग का जेड कितना हो जाएगा? 4 × 4/3 पाई। और ये बेटा एक एटम का वॉल्यूम है अपॉन ए क्यूब। अच्छा, ए क्यूब कहाँ से लाएंगे? तो भैया ये ए और आर का रिलेशन किस दिन काम आएगा? इसी दिन के लिए काम आएगा। इससे निकालो ना, ए बराबर क्या आएगा? 2√2r। तो इससे बताओ ए क्यूब कितना आएगा? जल्दी बताओ, तुम लोग की मैथ्स अच्छी है, जल्दी बताओगे। ए क्यूब कितना आएगा? 16√2r3, है ना? तो बस यही देखो मैंने रखा है, 16√2r3 रखा है यहाँ पे, देखो r3 कैंसिल हो गया, बाकी 4 4 16 कैंसिल हो गया। ये फाइनली इतना बचता है बेटा, π/3√2। इसको अगर फ्रैक्शन में निकालो तो ये इतना आता है 0.743, ठीक है। और अगर ये पैकिंग फ्रैक्शन, इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं एफसीसी का। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट 74%। एग्जैक्ट इतना आता है 74.3, लेकिन वही बात है कि राउंड ऑफ कर दो तो 74 बन जाता है। तो एफसीसी पैकिंग का जो पैकिंग इफिशियंसी आ रहा है वो कितना आ रहा है? 74% आ रहा है। और अगर हम आपसे पूछे कि बताओ कितना वॉल्यूम अभी इम्पटी है इसमें, तो आप कह दोगे 26%, है ना? 100 - 24 मतलब कितना? 26%। ये वॉल्यूम ही क्या है? अनऑक्युपाइड है, मतलब एटम ये वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना? बोलो भाई। यस। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। एफसीसी पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम अपने सराउंडिंग में 12 एटम को टच कर रहे होते हैं। अब यार ये कैसे? अभी तो आपने बताया कि एक एटम 4 को टच कर रहा है यहाँ पे, है ना? डायग्राम में तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि 12 होता है, तो ये भैया कैसे हो गया, है ना? तो देखो, ये जो 4 हम लोग देख रहे थे, ये तो बेटा एक प्लेन के अलॉन्ग देख रहे थे। ये तो हम लोग एक फेस के रिस्पेक्ट में देख रहे थे। एक फेस में एक एटम 4 को टच करता है, लेकिन हमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3D ज्योमेट्री में देखना होता है। तो ये देखो, ये ज्योमेट्री मैंने बनाई है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आपको। ऐसा करते थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा।
थोड़ा सा चीजें रफ कर देता हूँ, फिर समझाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा। बस ये चैप्टर स्कूल में पढ़ाया गया था, आप लोग मतलब पढ़ाया आप लोगों ने कि अभी नहीं पढ़ाया गया? पहला चैप्टर है क्योंकि ये। नो सर। सर पढ़ा अच्छा, चुके अभी हैं नहीं बट पढ़ा। अच्छा अच्छा, तो स्कूल में ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा था कि अब समझ में आ रहा है? अब ज्यादा समझ आ रहा है सर। अब तो चलो बढ़िया, अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए और हर एक पॉइंट समझो अच्छे से, है ना। बहुत बढ़िया मजेदार चैप्टर है। और इसका क्वेश्चन आप करके आओगे, ये मेरी गारंटी है, नहीं तो मेरा पढ़ाना बेकार है। पेपर में इसका क्वेश्चन आप जरूर करके आओगे। देखो ये थोड़ा सा मैंने इसको रफ कर दिया है। देखो ये मैं क्या दिखा रहा हूँ बेटा, ये बेटा दो क्यूब हैं, समझना मेरी बात। ये एक क्यूब हो गया और ये इसी से सटा हुआ। अच्छा, ये दूसरा क्यूब रखा हुआ है, ये राइट साइड में बैठा हुआ है क्यूब, ये राइट क्यूब बोल सकते हो। ये लेफ्ट में रखा हुआ है, उसी के लेफ्ट में रखा हुआ क्यूब है। और दोनों क्यूब एफसीसी पैक्ड है, ये मान के चल रहे हैं कि दोनों क्यूब जो हैं वो बेटा कैसे पैक्ड है, एफसीसी पैक्ड है ना, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी पैकिंग में ही तो निकाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और अभी हम लोगों ने बात किया है, ये निकाला भी है कि एफसीसी पैकिंग में जो नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस होती है वो कितनी आई थी, a√2/2, है ना। ये कितनी आई थी, a√2/2। लेकिन और सिंप्लीफाई करके बोलो तो a/√2। तो ये बस ये फिगर दिमाग में होना चाहिए कि नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस a/√2 होती। अब देखो इसमें ये वाली फेस आप कंसीडर करो, ये जो दिखाई है मैंने, ये बेटा इन दोनों क्यूब की कॉमन फेस है ना। ये इन दोनों क्यूब की कौन सी फेस है, कॉमन फेस बोल सकते हो उसको, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन। ठीक है ना बेटा। अब देखो इसके बीच में एक एटम ये बैठा हुआ है, और ये एटम हमारे लिए टेस्ट एटम है, मतलब हम लोग जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जा रहे हैं ना बेटा, हम लोग इसी के रिस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसको मान लो कि ये हमारे लिए क्या है, टेस्ट एटम। तो देखो ये जो एटम है जो इस फेस के सेंटर पे बैठा हुआ है, ये अपनी फेस के चारों एटम, अपनी फेस के कॉर्नर पे लगे हुए चारों एटम को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा बताओ, यस है ना। एफसीसी पैकिंग में यही तो होता है कि फेस सेंटर वाला एटम अपनी फेस के कॉर्नर पे लगे हुए चारों एटम को टच करता है। तो वही चीज हर एक फेस के लिए वैलिड है ना। तो इस फेस में भी कॉर्नर वाला मतलब कि फेस सेंटर वाला कॉर्नर टच कर रहा होगा। तो देखो चार एटम तो मुझे दिख रहे हैं कि फेस सेंटर वाला चार एटम को टच कर रहा है, लेकिन इसके अलावा और कितने एटम को टच कर रहा होगा। तो देखो बेटा इस फेस से, अब समझना, अब लिखना नहीं, इसमें समझना है आपको। इस फेस से देखो चार फेस निकल रही है, राइट वाली क्यूब में देखो एक फेस ये निकल रही है, एक इस फेस से बेटा ये वाली फेस भी निकल रही है, इस फेस से ये वाली फेस भी ओरिजिनेट हो रही है, और एक ही, बोलो भाई, एक फेस से बोलते हैं चार फेसेस पास करती है क्यूब में। तो जैसे ये वाली फेस है तो इससे चार फेसें निकल रही है, एक ये ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक सामने वाली, एक जस्ट पीछे वाली, है चार फेस निकल रही है। अच्छा, और ये क्यूब भी कैसा पैक है, एफसीसी पैक है, मतलब इसके भी कॉर्नर पे भी एटम होंगे, फेस सेंटर पे भी होगा एटम। तो देखो ये जो ऊपर वाली फेस है, ये वाली फेस आप कंसीडर करो, और इस फेस के सेंटर में एक एटम बैठा होगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये फेस सेंटर से फेस सेंटर के बीच की ये डिस्टेंस बताओ कितनी है, ये डिस्टेंस, तो आप मैथमेटिकली बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे देखो, आप यहाँ पे जो जो ये रेड वाला एटम है, इसके सेंटर पे खड़े हो जाओ,
और सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऊपर वाली एज पे, ठीक है। तो ये 90 यहाँ बनेगा, और ये डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, ये जो मैंने सीधा परपेंडिकुलर डाला है ऊपर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a/2। बोलो भाई, है ना। देखो फेस के सेंटर से एज के सेंटर में पहुंचो तो ये डिस्टेंस आधी तो होगी एज की। आप ऐसे सोचो, आप जिस रूम में बैठे हुए हो उसमें आपके सामने कोई दीवार है, मतलब कोई दीवार तो होगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो उस दीवार को देखो, तो उसमें फेस सेंटर वाला पॉइंट देखो, फेस सेंटर से सीधा ऊपर एज सेंटर को ज्वाइन कर दो, फेस सेंटर से सीधा ऊपर एज सेंटर को ज्वाइन कर दो, है ना। उसी फेस के एज सेंटर को ज्वाइन कर दो, तो वो डिस्टेंस बताओ कितनी दिख रही है, a/2 दिख रही है, नहीं दिख रही है, Yes, sir. है ना। फेस सेंटर से एज सेंटर, तो वो a/2, क्योंकि ये पूरी a है ना यहाँ से लेकर यहाँ पे, तो ये इसकी आधी तो हुई a/2। अब क्या करो, आप एज सेंटर से इस वाली फेस में चलने लगो और इस फेस सेंटर तक पहुंच जाओ, तो ये फिर से a/2 ही तो होगी, एज सेंटर से फेस सेंटर a/2 पे तो होता है। तो देखो ये मैंने ट्रायंगल इधर बना रखा है, ठीक है। देखो ये सेंटर ये वाले का सेंटर है, इससे आप ऊपर गए एस सेंटर, यहाँ पहुंच गए, यहाँ 90 बन रहा है, और अब फिर सीधे a/2 पहुंच गए यहाँ, और मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो बेटा ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें दो साइड आपको पता है, हाइपोटेन्यूस निकालनी, हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी आ जाएगी, √a/2² प्लस a/2², तो ये आ जाएगी a/√2, और a/√2 ही तो क्या होती है, नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस होती है, किसमें, एफसीसी पैकिंग में। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि ये एटम इस एटम को टच कर रहा होगा, ये एटम जो ब्लू वाला एटम है इसको टच कर रहा है। आपको लग रहा होगा ये सर तो बहुत दूर दूर है, कैसे टच कर रहा है, बेटा देखो ये तो हम लोग डायग्राम में छोटे छोटे एटम दिखा रहे हैं ना, एक्चुअली एटम तो बड़ा होगा ना, ये एक्चुअली ये इस साइज का एटम होगा, और आधा नीचे लटक भी रहा होगा, भाई आधा इस क्यूब में आ रहा होगा, और ये भी एटम थोड़ा बड़ा ही होगा, आधा इधर आ रहा होगा, तो वो टच कर रहा ही नहीं कर रहा तो, बोलो भाई। तो इसका मतलब हमें फंडा समझ में आया कि इस फेस से जितनी भी फेस निकल रही है, जैसे 4 फेस निकल रही है, तो उन फेस के सेंटर में एक एक एटम बैठा होगा, और उन सभी एटम की जो डिस्टेंस होगी इस रेड वाले एटम से वो इतनी ही होगी, मैथमेटिकली आपने निकाल के भी देख लिया। तो ये इसका मतलब फेस सेंटर वालों को टच कर रहा होगा। तो इस क्यूब के अंदर ऐसे कितने एटम होंगे, 4 होंगे, है ना। देखो एक इस वाली फेस का सेंटर हो गया, एक नीचे वाली फेस का सेंटर हो गया, एक ये सामने वाली फेस देख रहे हो ना बेटा, इसका सेंटर हो गया, ये भी इससे a/√2 पे होगा, एक ये पीछे वाली फेस सेंटर यहाँ कहीं आ रहा होगा, ये वाली डिस्टेंस भी a/√2 होगी। तो इसका मतलब इस क्यूब में कितने एटम ऐसे हो गए, 4 हो गए, और ऐसे ही 4 एटम इधर होंगे ये लेफ्ट वाली क्यूब में, सेम वही कहानी कि यहाँ भी इस फेस का सेंटर ये वाला भी a/√2 पे होगा, सामने वाली फेस सेंटर ये वाला भी a/√2 पे होगा। यहाँ पे एटम भले ही मैं छोटे छोटे दिखा रहा हूँ, लेकिन एटम वास्तविकता में तो बड़े हैं ना, है। तो 4 ये हो गए। तो टोटल अगर देखा जाए कि ये जो बीच में बैठा हुआ था ये, हाँ हम लोग इसके रिस्पेक्ट में सारी बात कर रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में टोटल ये कितने एटम को टच कर रहा है, तो 4 तो अपनी प्लेन में कर रहा है, 4 अपने राइट वाले क्यूब के अंदर 4 एटम को टच कर रहा है, और 4 अपने लेफ्ट वाले क्यूब के अंदर 1 2 3 4 4 एटम, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 4 + 4, 3 बार ऐड करो, कितना हो गया, 12 हो गया। बोलो भाई, ये थोड़ा सा Yes, विजुलाइज sir. करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब 3D डायग्राम में है, और हम लोग जो डायग्राम बना रहे हैं वो 2D डायग्राम बना पा रहे हैं, 2D में 3D पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब। तो थोड़ा सा आप विजुलाइज करेंगे तो चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी, है ना। बोलो भाई।
आ रही बात समझ में, आ रही नहीं आ रही? अब Yes, जैसे sir. ये टेबल भी पढ़ी लो, है ना, काम की है। नीरेस्ट नेबर का नंबर पता चल गया, a/√2 पे आता है, तो ये नंबर होता है 12, अभी हम लोग ने निकाला। और वो सर्कल वाला मेथड बता, याद है, इसमें 6 के बाद क्या आता था? 12 आता था, 12 के बाद 8 आता था। तो इसमें शुरुआत हो रही 12 से, मतलब इसमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही 12 आ गया, तो 12 के बाद 8 आना चाहिए ना, है ना? यही तो था ना फंडा। लेकिन ये चीज यहाँ फेल हो जाती है, मतलब वो मैंने शायद बताया भी था कि वो जो सर्कल वाला मैंने लॉजिक बताया था वो केवल एससीसी और बीसीसी के लिए था, है ना? वैसे 12 के बाद 8 आना चाहिए, लेकिन इसमें 12 के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें नियरेस्ट नेबर a/√2 पे लाई करेगा, उसका नंबर 12, और इसमें नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का नंबर है 6। लेकिन अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट पूछे तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा टिपिकल डिस्टेंस है, वैसे ये आज तक कभी पूछा नहीं गया है किसी पेपर में, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, कोई भरोसा नहीं है, पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर डिस्टेंस होती a√3/√2, और ये इस नंबर पे कितने एटम आते हैं? 24 एटम आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि 12 के बाद 6 है, आधा हो गया, फिर 12 का डबल हो गया, ऐसे याद कर लो। ऐसे ही मैंने भी याद किया हुआ है कि 12 का आधा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और 12 का डबल नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो इससे थोड़ा सा चीजें कनेक्ट रहती माइंड में। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। Yes. Yes, sir. अब इसमें देखो, अगर हम लोग तीनों पैकिंग को कंपेयर करें, हम लोग 3 तरह की पैकिंग पढ़ चुके हैं अभी तक क्यूब में, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। अगर हम तीनों पैकिंग को कंपेयर करें तो एससीसी पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी 52% आ रही थी, बीसीसी में थोड़ी बढ़ गई पैकिंग एफिशिएंसी 68, लेकिन बेटा एफसीसी में तो सबसे ज्यादा आ रही है 74%। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूब में सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग कौन सी है, क्यूब में सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग कौन सी है इन तीनों में से? क्यूब में सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग, है ना, एफसीसी पैकिंग ही तो होगी, है ना, क्योंकि इसकी पैकिंग इफिशियंसी सबसे ज्यादा आ रही है। और जितना ज्यादा पैकिंग इफिशियंसी आ रही है, मतलब उसमें एटम उतने ही क्लोजेस्ट हैं या डेंस पैकिंग है वो। तो क्यूब में सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग एफसीसी को ही कहते हैं, और इसीलिए इसका एक नया नाम दे दिया जाता है सीसीपी पैकिंग। कहीं पे लिखा हो सीसीपीपी, सीसीपी, है ना? तो ये मत सोचना कि ये पैकिंग तो सर ने पढ़ा ही नहीं। अरे भाई देखो, इसका फुल फॉर्म क्या है? सी फॉर ए क्लोजेस्ट, सी फॉर क्यूबिक पैकिंग, और इसको आप समझो क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग। क्यूब में क्लोजेस्ट पैकिंग कौन सी होती है? एफसीसी तो होती है। तो एफसीसी कोई नई पैकिंग नहीं बेटा, एफसीसी पैकिंग और सीसीसी पैकिंग ये क्या है? बोथ पैकिंग आर सेम, दोनों सेम पैकिंग होती है ना? एफसीसी बोले या सीसीपी बोले, दोनों एक ही पैकिंग का नाम है। ठीक है, क्योंकि क्यूब में सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग एफसीसी होती है, इसलिए कई बार एफसीसी ना बोल के क्वेश्चन में उसे सीसीपी बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा, और लेयर अरेंजमेंट के बेसिस पे अगर एटम को लेयर वाइज हम लोग रखते चले जाएं, अभी हम लोग आगे डायग्राम पढ़ेंगे भी लेयर वाला, लेयर अरेंजमेंट के बेसिस पे एफसीसी पैकिंग को एबीसी 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 पैकिंग का दर्जा दिया गया है। एबीसी 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 टाइप पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, ये लेयर अरेंजमेंट के बेसिस पे बोलते हैं। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, भी आगे डायग्राम से समझ में आ जाएगा, अभी बस ये पॉइंट आपको मैंने लिख के दे दिया है। ठीक है, अच्छा, एक बात इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका मतलब देखो, एबीसी एबीसी का मतलब क्या है कि पहली लेयर अगर ए टाइप की है तो दूसरी लेयर का पैटर्न ए, मतलब जो देखो ए मतलब जो फर्स्ट लेयर है उसके पैटर्न को ए टाइप का बोल रहे हैं, और जो सेकंड लेयर है उसके पैटर्न को बी टाइप का बोल रहे हैं। तो जो पहली लेयर है वो दूसरी लेयर के साथ कोइंसाइड नहीं करेगी, क्योंकि दोनों लेयर के
में जो एटम्स हैं उनका पैटर्न क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना भाई। पहले को ए बोल रहे हैं, दूसरे को बी बोल रहे हैं, तो अलग अलग है ना। ऐसी तीसरी लेयर जो है ना, वो ना तो ए के साथ पैटर्न उसका मैच कर रहा होगा, ना दूसरे के साथ। तो लगातार तीनों पैटर्न क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है। और क्लोज पैकिंग की यही पहचान होती है। क्लोज पैकिंग में बेटा कभी भी ऐसा दिखे कि दो कॉन्जिक्यूटिव पैकिंग अगर सेम टाइप की हो जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि ए बी सी, ए बी बी सी, बताओ क्या ये क्लोज पैकिंग है? तो ये क्लोज पैकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि दो लेयर इसमें आइडेंटिकल मिल गई, कॉन्जिक्यूटिव लेयर, दो कॉन्जिक्यूटिव लेयर आइडेंटिकल हैं। और जब भी दो लेयर कॉन्जिक्यूटिव लेयर आइडेंटिकल होंगी, तो उसमें वाइड स्पेस बढ़ जाते हैं। उसमें क्या होता है, वाइड स्पेस बढ़ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिया हुआ है, इससे समझ लो आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैटर्न ऑफ क्लोज पैकिंग। कह रहा है कि बताओ कौन सा पैटर्न क्लोज पैकिंग नहीं है। तो जैसे इसमें देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो ये तो क्लोज पैकिंग हो गई। बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए। अब देखो, ए से शुरुआत करो या बी से शुरुआत करो, है ना। लेकिन लगातार तीनों लेयर अलग अलग हैं कि नहीं है, बोलो भाई। तो ये भी Yes. क्लोज पैकिंग ही हुई। अब जैसे ए बी ए बी ए बी, तो इसमें भी देखो ए बी ए बी ए बी में दो कॉन्जिक्यूटिव लेयर सेम नहीं है, इसलिए ये भी क्लोज पैकिंग होती है। ए बी भी क्लोज पैकिंग होती है ना। लेकिन ये वाली देखो डी में, इसमें ए बी फिर ए, देखो दो ए लगातार आ गए, दो बी लगातार आ गए, तो ये क्लोज पैकिंग नहीं है। क्योंकि जब भी दो लेयर कॉन्जिक्यूटिव लेयर अगर आइडेंटिकल पैटर्न पे अरेंज होंगे, तो उसके बीच में वाइड स्पेस बढ़ जाएंगे, वो पैकिंग क्लोज पैकिंग हो ही नहीं सकती। देखो मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझाता हूँ। अभी आपको हमें लग रहा है कि क्योंकि ऐसे कम समझ में आता होगा, है ना। देखो ये मैं कुछ एटम रख रहा हूँ, एक एटम रखा मैंने, फिर मैंने दूसरा एटम रख दिया, एक स्ट्रेट लाइन मैनर में मैं कुछ एटम रखता जा रहा हूँ। ठीक है। एटम सभी सेम साइज के हैं, कोई बड़ा छोटा बन रहा है तो उस पर ज्यादा गौर मत कीजिएगा। ठीक है। तो इस ये जो लीनियर अरेंजमेंट है, इसको अगर मैं ए टाइप बोल दूं, इसको मैं कैसा बोल दूं, ए टाइप का अरेंजमेंट, समझना भी बात। और इसके नीचे जब मैं दूसरी लेयर बनाऊं, समझना मेरी बात, तो मैं क्या करूं कि एग्जैक्ट इसी के नीचे इसको मैं करूं कॉपी, और इसके नीचे कर दूं पेस्ट। ये देखो बैठ गया। मैंने एटम के नीचे एटम जस्ट बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मतलब पहली लेयर के एटम का, आप एटम को ना देखो, एटम का सेंटर देखो, तो जल्दी समझ में आएगा कि पहली लेयर के जो एटम के सेंटर है, उनकी जस्ट नीचे दूसरी लेयर के एटम के सेंटर आ रहे हैं। तो इसको मैं किस टाइप का बोलूंगा, ए टाइप बोलूं कि बी टाइप बोलूं? इस लेयर को मैं क्या बोलूंगा? ये भी तो ए ही टाइप हुआ ना, मैंने ऊपर वाला पैटर्न ही तो रिपीट कर दिया ना। Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको ए बी बना के दिखाता हूँ। देखो ए बी कैसे बनेगा। देखो ये एक लेयर है, ये मान लो ए टाइप है, ये दूसरा डायग्राम है, इसका ऊपर वाले से कोई संबंध नहीं है, ये दूसरा डायग्राम है। इसको मान लो ये ए टाइप है। अब मैं इसके नीचे बी टाइप की लेयर बैठा लूंगा, लेकिन अब की मैं वैसे नहीं बैठा लूंगा। मैं जो बीच बीच में देखो ये वायर्ड बन रहे हैं ना, ये वायर्ड, मैं उनको भी भरने की कोशिश कर रहा हूँ।
ऐसे बैठा दिया मैंने। ठीक है, बोलो भाई। नहीं आया समझ में? देखो, अब बताओ, क्या ये जो दूसरी वाली लेयर है, क्या मैं उसको ए टाइप कहूंगा? इसको ए टाइप कहना सही रहेगा? क्या नो सर। दूसरी लेयर के एटम के सेंटर पहली लेयर के सेंटर के नीचे आ रहे हैं? नहीं आ रहे, है ना? देखो, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है ना? तो इसको मुझे ये बोलूंगा कि ये डिफरेंट पैटर्न है, इसको मुझे बी टाइप का बोलना पड़ेगा पैटर्न। ठीक है, तो जैसे ये मैंने ए दिखा दिया, इसमें मैंने ए भी दिखाया। अब मैं आपने आपसे अगर पूछूं, जरा डायग्राम बड़ा करके मैं पूछूं कि ये जो बीच में वाइड स्पेस ये बन रहे हैं, जो जगह खाली दिख रही है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? वाइड स्पेस। तो बताओ किसमें वाइड स्पेस ज्यादा है? ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है? ए में। ए में वाइड स्पेस। आप समझ पा रहे हो कि बेटा वाइड स्पेस ये वाली जगह है, जो वो स्पेस जो एटम ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं, उसी को तो बोल रहे हैं ना वाइड स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाइड स्पेस बेटा बड़ा बन रहा है, और यहाँ छोटा छोटा वाइड स्पेस, यहाँ ऐसा नहीं कि वाइड स्पेस बन नहीं रहा है, बन रहा है बेटा, लेकिन वो छोटा छोटा वाइड स्पेस बन रहा है। ठीक है, तो इसमें बेटा आपको समझ में आया होगा कि मैंने ए के नीचे ए बैठा दिया, मतलब दो लेयर कॉन्जिगेटिव लेयर सेम ले ली, तो वाइड स्पेस बढ़ गए देखो। लेकिन मैंने ए के बाद बी बैठाला तो वाइड स्पेस थोड़े मिनिमाइज हो गए। वाइड स्पेस कभी जीरो नहीं हो सकते किसी पैकिंग में, लेकिन क्या हो गए? मिनिमाइज हो गए, है ना? बोलो भाई। तो यस सर। इस पैकिंग को मैं क्लोज पैकिंग कह सकता हूँ, अगर मैं ये बार बार रिपीट करता जाऊं। जैसे मैंने ए बी लिखा, अब बी के नीचे फिर ए बैठा दूं, ए टाइप की, इसके नीचे फिर बी बैठा दूं, ऐसे मैं बनाता चला जाऊं, तो वो क्लोज पैटर्न हो जाएगा। देखो मैंने आगे बनाया भी है। ठीक है, तो इसमें क्लोज पैकिंग की बात करिए कि क्लोज पैकिंग किस किस कितने टाइप की होती है। तो क्लोज पैकिंग बेटा दो टाइप की है, हम लोग के सिलेबस में है। वैसे भी क्लोज पैकिंग दो टाइप की होती ही है, क्लोज पैकिंग के टाइप ही दो होते हैं केवल। ठीक है, अब क्लोज पैकिंग में पहला पैटर्न होता है एफसीसी टाइप का, जो हम लोग अभी पढ़े हैं। दूसरा होता है एचसीपी। एचसीपी का आप ये कहोगे सर अभी ये तो आपने पढ़ाया नहीं है, तो यस, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म कोई बता सकता है एचसीपी का फुल फॉर्म? Hexagonal close packing. Square close packing. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एससीपी का फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें बेटा जो यूनिट सेल होती है ना, वो हेक्सागोन होती है, हेक्सागोनल यूनिट सेल होती है ना। तो अभी ये पढ़ेंगे हम लोग हेक्सागोनल। तो देखो, क्यूब में क्लोजेस्ट पैकिंग, क्यूब में क्यूबिक यूनिट सेल में जो हम लोग ने बेटा याद करो 7 टाइप की नहीं पढ़ी थी यूनिट सेल सबसे शुरुआत में? ब्रेविस लैटिस, ये देखो, CTROHMT, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो क्यूब में 3 तरह की पैकिंग हम लोगों ने पढ़ी, SCC, BC, FCC। उसमें क्लोजेस्ट कौन सी आई? उसमें क्लोजेस्ट आई FCC। ठीक है, और इसको बोलते हैं ABC टाइप पैकिंग। इसको लेयर अरेंजमेंट के बेसिस में क्या बोलते हैं? ABC। लेकिन बेटा हेक्सागोनल ये वाली जो यूनिट सेल है, हेक्सागोनल में एक ही टाइप की पैकिंग होती है, और बेटा वो एक टाइप की पैकिंग ही क्लोजेस्ट होती है। ठीक है, जैसे इसका एफसीसी का निकला था ना परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी 74%, ऐसे हेक्सागोनल का भी अभी हम लोग निकालेंगे तो इतना ही आता है। दोनों का पैकिंग इफिशियंसी बेटा सेम आता है, एफसीसी और एससीपी का। तो ये भी क्लोज पैकिंग में ही आती है, लेकिन
इसमें जब लेयर अरेंजमेंट के बेसिस में देखते हैं तो वो एबीसी एबीसी वाला टाइप पैटर्न नहीं होता है, इसमें एबी एबी टाइप का होता है ना। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ ये वाली बात। तो क्लोज पैकिंग में एफसीसी वाली जो क्लोज पैकिंग है उसमें पैटर्न एबीसी एबीसी टाइप का होता है, लेकिन बेटा जो एससीपी में क्लोज पैकिंग बनती है उसका पैटर्न एबी एबी टाइप का होता है। तो दोनों होती क्लोज ही पैकिंग है, दोनों का पैकिंग इफिशियंसी बेटा सेम ही आता है, 74% ही आता है, एग्जैक्ट 74.3, मतलब एग्जैक्ट सेम आता है। ठीक है, तो ये मैंने देखो कुछ डायग्राम बताए हैं। ये ऊपर वाला ही डायग्राम मैंने बताया है कि जैसे ए के नीचे मैंने ए वाली लेयर डाल दी है तो यहाँ वैड स्पेस बढ़ गए हैं, तो बोलते हैं कि ये क्लोज पैकिंग नहीं हो सकती है। लेकिन अगर ए के नीचे बी टाइप का बैठा दिया तो फिर वो क्लोज पैकिंग हो जाती है। हाँ हाँ, क्या करो बेटा? सर तो ये एमोर्फस सॉलिड हुआ ना जिसमें क्लोज पैकिंग नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, देखो एटम का पैटर्न तो रेगुलर ही है ना, एटम का पैटर्न रेगुलर ही है। और ऐसा नहीं कह सकते कि जो क्लोज पैकिंग नहीं होती है वो हमेशा एमॉर्फस ही होगी ना। जैसे एससी क्यूब में बेटा क्लोजेस्ट पैकिंग कौन सी थी? एफसीसी पैकिंग थी, है ना। लेकिन जो ऊपर वाली दो थी उसको हम लोग क्लोज पैकिंग थोड़ी ना बोलेंगे, नॉट ए क्लोज पैकिंग। लेकिन ये सारी पैकिंग हम लोग पढ़ किस में रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि एटम का अरेंजमेंट इसमें रेगुलर ही है। भाई ए टाइप में एटम एक रेगुलर ऑर्डर में ही अरेंज है ना। तो क्लोज पैकिंग नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि एमॉर्फस है। हम लोग ये जितना भी थ्योरी पढ़ रहे हैं ये सारी थ्योरी बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। एमॉर्फस ओके। सॉलिड कहना सही नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये एससीपी पैकिंग आती है बेटा, एससीपी पैकिंग ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। इसको यार अगली क्लास में करो, अभी जल्दीबाजी में मजा नहीं आया। कितना टाइम हो गया? 5:35 हो रहा है। अगली क्लास कितने बजे से है तुम लोग की? तुम लोग की 6:10 से होती है ना। अच्छा। चलो अच्छा, इसमें ऐसा करते हैं, देखो तुम लोग का एक मैं थोड़ा रूटीन बना देता हूँ, ठीक है। है ना, लाइफ में थोड़ा क्या होना चाहिए, हर चीज का रूटीन होना चाहिए, है ना। तो रूटीन के साथ जो काम किया जाता है तो उसमें मेहनत भी कम लगती है और इफिशियंसी भी ज्यादा मिलती है, मतलब उसके रिजल्ट भी बेहतर आते हैं, है ना। देखो रूटीन का मतलब क्या है कि मैं आपको एवरी सैटरडे एवरी सैटरडे आई विल गिव ए होमवर्क, होमवर्क बोलो या असाइनमेंट बोल सकते हो, ठीक है। एवरी सैटरडे आई विल असाइन यू ए होमवर्क इन गूगल क्लासरूम, है ना। गूगल क्लासरूम में मैं आपको एक होमवर्क असाइन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उस होमवर्क में करना क्या होगा, है ना, क्या दूंगा मैं होमवर्क में? तो देखो होमवर्क उस हफ्ते उस वीक में जितना भी क्लासेस हुई है, एक वीक में 3 क्लासेस ऐसे होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो जो 3 क्लासें आपने पढ़ी हैं तो उसका होमवर्क आपको मैं दे दूंगा। और उसमें आपको सीट के क्वेश्चन होंगे, जैसे आज मैंने पढ़ाया आपको बीसीसी पैकिंग, एफसीसी पैकिंग। तो उसमें आप सीट में देखना, तो सीट में सेक्शन बी अपनी आपको मैंने सीट शेयर कर दी है इसकी, सॉलिड स्टेट की। बोलो भाई, सीट सॉलिड स्टेट की Yes, yes, sir. है ना।
मैंने हाँ सीट शेयर कर दी, मुझे याद आ रहा है, वो इसमें पता नहीं मुझे दिख नहीं रही सीट मेरे इसमें, इसमें नाम नहीं लिखा ना इसीलिए नहीं दिख रही। चलो आप देख लेना, उसमें सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन कर लेना। तो आपको एक वीक में ऐसे हर एक क्लास में थोड़ा थोड़ा होमवर्क मिलता रहेगा, सेक्शन ए बी सी कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। अच्छा डीपीपी मैंने आपको सेंड करी थी, मिल गई आपको डीपीपी? यस डीपीपी में आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था पिछली क्लास में, दिया था कि नहीं दिया था? मॉनिटर बता दो भाई, याद दिला कर दिया करो, मेरे पास बैच यस बहुत है ना, भूल जाता हूँ मैं कि इस बैच में मैंने क्या दिया है, थोड़ा भूल जाता हूँ मैं, सर, दिया था आपने होमवर्क। है ना। डीपीपी में मैंने होमवर्क दिया था, मैं देख लेता हूँ मोबाइल में, इसमें होगा। आप लोग का जीएफ 1 बैच है ना? JF1। आप लोग ने कोई कॉपी वॉपी बनाई है? होमवर्क कैसे कर रहे हो तुम लोग, कॉपी वॉपी में कर रहे हो कि ऐसे ही ओरली कर रहे हो होमवर्क? सर, कॉपी बनाई है, शीट के क्वेश्चंस की है। हाँ बेटा, कॉपी सभी लोग बनाओ होमवर्क की, है ना। एक कॉपी अपनी आप बना लो उसके लिए, नोट्स के लिए, क्लास वर्क के लिए, और एक बना लो होमवर्क। होमवर्क वाली कंपलसरी है, ठीक है। नोट्स वाला तो चलो फोटो कॉपी भी करा सकते हो आप, एक ऑप्शन मैंने दे रखा है आपको, है ना। लेकिन होमवर्क जरूर करना है, होमवर्क में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। देखो हाँ, ये डीपीपी बुकलेट मिल गई मुझे, ये मैंने भेजा था तुम लोग का, तुम्हारी बैच की है वो। तो उसमें मैंने कौन सी डीपीपी दी है, नंबर लिखा है क्या? हाँ ऊपर लिखा तो है 789 मैंने है। डी, हाँ 789। हाँ 7 8 जो है वो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, और 9 वाली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें आप सॉलिड स्टेट की डीपीपी भी कर सकते हो अब, क्योंकि आपने 3 पैकिंग पढ़ ली है, और 3 पैकिंग में काफी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए। 2 डीपीपी तुम्हारी कवर हो रही है, ये डीपीपी नंबर A3 कवर हो रही है पूरी, और ये डीपीपी नंबर A4 हो रही है ना। तो 2 डीपीपी तुम्हारी और कवर हो गई। तो अब जैसे आज मेरी लास्ट क्लास है, कल कोई मेरी क्लास तुम्हारे क्लास में नहीं है, तो इस वीक कल वैसे मैं रिजाइन कर दूंगा होमवर्क, या आज ही टाइम मिलेगा तो आज ही कर देंगे। तो उसमें मैं आपको ये डीपीपी का होमवर्क दे दूंगा, और जो सॉलिड स्टेट की सीट है, ठीक है, उसका होमवर्क दे दूंगा। तो वो आप लोग करिएगा, और संडे तक, ऐसा नहीं, आपको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, हो सकता है भैया अभी स्कूल की क्लासें भी लगनी शुरू हो गई होंगी तुम लोग की, है ना। तो तुम लोग इस समय बहुत बिजी हो गए, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को, है ना। तो आप पे मैं बर्डन ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा होमवर्क दे दूंगा, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको होमवर्क बहुत लिमिटेड दूंगा कि आप कर सको, और केवल मैं सैटरडे को दूंगा होमवर्क। और उस हफ्ते का जो भी होमवर्क है आपको, आप पहले अगर साथ साथ करते चलोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी आपको संडे तक, संडे नाइट तक सबमिट कर देना है, उसमें पीडीएफ बना के। पीडीएफ बनाना जानते हो ना सब लोग, यस सर। है ना। पीडीएफ बना के उसी गूगल क्लासरूम में, जिसमें मैं असाइनमेंट दूंगा, उसी में आप लोग अपना वर्क सबमिट कर देना, ठीक है। उसमें नीचे करके आएगा हो योर वर्क करके, तो उसमें में आप अपना पीडीएफ अपलोड कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि आपने कर दिया, मैं देखूंगा भी, ऐसा नहीं कि मैं कराऊंगा वो, मैं देखूंगा भी, संडे को मेरे पास टाइम रहता है, तो संडे को मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने भेजा है नहीं भेजा है, ठीक है। और उस फिर अगले वीक में हम लोग उसका डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब अभी जैसे मैं पिछली सीट डिस्कस कर रहा था, तो मैंने देखा था कि बहुत कम क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे,
है ना, कुछ 4-5 बच्चे ही थे जो डाउट पूछ रहे थे, बाकी कोई बच्चा डाउट ही नहीं पूछ रहा था। तो ये तो मुझे पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा सीट लगाए, वो भी रेजोनेंस की सीट लगाए, और उसको एक भी डाउट ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। डाउट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छटे हुए रखे हुए हैं इसमें। तो अगर कोई बच्चा डाउट नहीं पूछ रहा एक भी, तो कहीं ना कहीं या तो उसने क्वेश्चन करा ही नहीं है ना, इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि नहीं किया है। ठीक है, या उसको सारे आ गए होंगे, है ना, ये भी हो सकता है, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी कम है कि सारे आ गए, है ना। और अभी एक बैच में पता चला है, अभी एक बैच में ऐसे ही मैंने बोला कि तुम लोग अपने होमवर्क की कॉपी सबमिट करो, तो उसमें करीब 30% बच्चों ने ही होमवर्क किया हुआ है। अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो और ये थोड़ा ऑनलाइन में ये भी है कि बच्चे इसका फायदा भी उठाते हैं, कि उनको लगता है कि टीचर मेरी कॉपी चेक तो कर नहीं सकता है ना। तो ऐसा आप लोग मत करिएगा। वो 11th वाले बच्चे हैं, 11th वाले बच्चे थोड़े से अनमेच्योर्ड होते हैं, या फिर बोल सकते हो कि उनके अंदर बचपना ज्यादा होता है, 10 से आते हैं, तो उनको लगता है कि अभी तो मौज मस्ती कर लेनी है मुझे, है ना। लेकिन आप लोगों के साथ ये नहीं है, आप लोगों के पास ये एक समझ लो यही एक अटेम्प्ट है इस साल। अगले साल जरूरी तो है नहीं कि आप रिपीट ही करो, वैसे तो एक अटेम्प्ट और रहता है ना, लेकिन कोशिश करो कि इसी साल हो जाए, तो फिर क्यों रिपीट करना पड़े। तो आप लोग इस तरह की लापरवाही नहीं करेंगे, ये हम आप सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप सब लोग समझदार बच्चे हो। ठीक है, तो मैं कल फिर असाइनमेंट डाल दूंगा, या नाइट में आज डाल दूंगा, तो आप लोग संडे तक करके, ठीक है, या मंडे मॉर्निंग तक भी आप उसमें अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो उससे मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ भैया ये बच्चा काम कर रहा है, मुस्कान क्वेश्चन लगा रही है ना, और फला बच्चा कर रहा है, ये बच्चा नहीं कर रहा है। ठीक है, और डाउट फिर जब पूछोगे तो आपको मजा आएगा, जब डाउट डिस्कस करेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर आप आगे बढ़ के पूछोगे भी, है ना। क्यों भाई। यस सर। चलो फिर इतना ही रखें, नहीं तुम लोग की क्लास है ज्यादा, फिर थोड़ा बीच में रेस्ट भी मिलना चाहिए तुम लोग को भी। ठीक है, तो मैं फिर कल भेज दूंगा, आप लोग उसमें करके अपना होमवर्क, हर वीक में सैटरडे को मैं देता रहूंगा, आप अपना उसमें सैटरडे मतलब उस वीक का जो होमवर्क है वो सैटरडे तक ही निपटा दो, पेंडेंसी ना होने पाए, ये ध्यान रखना। ये कोशिश करना कि उस वीक का जितना भी रहता है वो उसी वीक में समेट दो, संडे तक समेट दो, उस वीक की पेंडेंसी अगले वीक में ना जाए। नहीं तो फिर 1-2 चैप्टर शुरुआत में कम लगते हैं, बाद में वो 3-4-5-6 जब हो जाते हैं तो वो पेंडेंसी कवर करना दिक्कत होती है। इसलिए वीकली होमवर्क करते रहो, एक एक वीक का समेटते रहो, खत्म करते रहो, अपना बोझ उतारते रहो, कम करते रहो, आपको इंटरेस्ट आएगा अंदर से, एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि मैं काम टाइम पे कर रहा हूँ, और है ना, ऑटोमेटिक वो चीज होती है अंदर से। चलो फिर, है ना, इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कराते हैं। ओके थैंक यू सर। थैंक ओके, यू सर, हैव अ गुड डे। हाँ ओके।